नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। इसके पहले हमने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया है, उसके एमसीक्यूज़ को कवर करा है, फंडामेंटल राइट के कुछ पार्ट को हमने कवर किया हुआ है। उसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करेंगे, उससे कुछ ट्रिक भी देखेंगे जिससे याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड पहली बात ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। मतलब हमारा जो मूल संविधान जो था उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था, मूल कर्तव्य जो था वो नहीं था। इसको ऐड किया गया है और ये ऐड क्यों कब किया गया है? तो ये ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन हमारे इसमें हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया है। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो रिकमेंडेशन था उसके आधार पे किया गया था। तो हमें ये बात इस बात को याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के थ्रू इसको ऐड किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किन के टाइम में हुआ था? तो इस समय पीएम जो हमारे कंट्री की थी ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है। और ये जो था ये 1975 में जब इमरजेंसी जो लगा था, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसी समय के आसपास की बात है ये। ठीक है। तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं इस टाइमलाइन के थ्रू कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो हुआ था उसी को हम लोग 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। और इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस को चेंज किया गया था। मतलब लघु लघु संविधान इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के काफ़ी सारे प्रोविजन जो थे उसको चेंज किया गया था। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूस से, मतलब रसिया का जो संविधान था, रूस का जो संविधान था, उससे इसको लिया गया है। तो इस बात को हमें याद रखना है। तीसरी बात ये है कि इसको न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर नहीं माना जाता, अगर अगर सिटीजन्स नहीं मानते हैं, तो इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। इसको जोड़ा कहाँ गया था? तो इसको जोड़ा गया था हमारा संविधान जो था उसके पार्ट 4 में जोड़ा गया है, 4 के क करके जोड़ा गया है, 4A में जोड़ा गया है और अनुच्छेद इसका जो है 51A है। ठीक है। पार्ट 4 जो हमारा है, जो हमारा है, पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी को डिनोट करता है और इसी के आगे का भाग जो है पार्ट 4A इसी में आगे करके जोड़ा गया है जिसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है। तो और जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था, हमारे में अगर ओरिजिनली अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, तो ये 0 थे। और अगर 42nd अमेंडमेंट की बात की जाए, 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात की जाए, तो इसमें 10 जो फंडामेंटल ड्यूटी थे उनको ऐड किया गया था। और फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटी हो गए एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गए। ठीक है। तो पहले जो जोड़ा गया था वो 10 जोड़ा गया था, उसके बाद एक बाद में जोड़ा गया है 86 अमेंडमेंट के थ्रू, है ना? तो टोटल 11 हो गए। तो नेक्स्ट हमें अब ये देखना है कि मूल कर्तव्य जो है उसका लिस्ट क्या क्या है, मूल कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं। ठीक है। तो मूल कर्तव्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। पहली बात तो ये है कि मूल कर्तव्य हमारा क्या होना चाहिए? तो मैं हमारा मूल कर्तव्य ये होना चाहिए कि संविधान की रक्षा करनी है ना? संविधान का पालन करना है। तो पहला मूल कर्तव्य वही है कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है। इसमें देखने वाली बात ये है कि राष्ट्रीय गीत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गीत इसमें शामिल नहीं है। तो पहली बात यही होगी कि राष्ट्र संविधान का जो है हमें पालन करना है, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है। उसके बाद हमें ध्यान ये रखना है कि जब संविधान की बात हुई है, तो संविधान की बात हुई तो संविधान को बनाने वाले जो लोग होंगे, जो संविधान के बनाने वाले जो आदर्श व्यक्ति होंगे, जिन्होंने स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया होगा, उनको भी हमें अपना आदर्श बनाए रखना है, उनका भी हमें पालन करना है, उनको भी हमें हृदय में संजोए रखना है। तो दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा वही है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये मेंशन्ड है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। तो तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी हमारा यही है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है तथा उसे अक्षुण्ण रखना है। मतलब हमारा सोवेरेनिटी है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है। तो ये तीन बातें जो हो गई ये तो संविधान से रिलेटेड होगी। अब चौथी बात ये है कि अगर अखंडता की जहाँ तक बात आती है, यूनिटी की बात आती है, एकता की बात आती है, संप्रभुता की बात आती है, तो उसके लिए हमें देश की रक्षा करनी पड़ेगी। और जब भी राष्ट्र द्वारा आह्वान किया जाएगा तब तक हमें राष्ट्र की सेवा करनी है।
तो फोर्थ भी इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट आ गया कि देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी है। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट जो हो गए, ये आप अगर इसको देखोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ही रिलेटेड कुछ सारी चीज़ें होगी। कि पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, तो संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों का पालन करना है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी ये हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है तो उसको बनाने वाले लोगों का आदर करना है, मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनका उनका क्या कहते हैं, पालन करना है। ठीक है, पालन करना है। तीसरी बात ये होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश का जो एकता, अखंडता, यूनिटी इंटीग्रिटी जो है हमारे देश की, यूनिटी इंटीग्रिटी जो है उसकी रक्षा करनी है ना, रक्षा करनी है। फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि जब भी देश की रक्षा करने की बात आए, जब जब राष्ट्र द्वारा आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहना है। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि राष्ट्र सेवा में तत्पर रहना है। और फिफ्थ की बात जहाँ तक आती है, तो फिफ्थ की बात जो है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, जो धर्म, भाषा व प्रदेश अथवा वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसको हम लोग कैसा याद रखेंगे कि जब देश की सेवा की बात आई है, तो देश की सेवा की बात आई, मतलब जब आई है तो देश की सेवा कैसे करी जाएगी, तो सारे लोग एक साथ होकर ही देश की सेवा कर सकते हैं। मतलब कॉमन ब्रदरहुड की बात यहाँ पे आई है, मतलब समान भ्रातृत्व की बात आई है, मतलब जो कास्ट, धर्म, प्रदेश, इन सबको छोड़ के सब लोग को एक साथ आना पड़ेगा, तभी देश की रक्षा हो पाएगी। तो फिफ्थ पॉइंट वही कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करना होगा, जो धर्म, भाषा व प्रदेश अथवा वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन करने पे ही हमारे देश की रक्षा हो पाएगी। तो फिफ्थ पॉइंट ये करता है। इसमें एक पॉइंट और ऐड किया हुआ है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना होगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो इस बात को हमें याद रखना है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि जब हमारी सामाजिक संस्कृति जो है, वो गौरवशाली परंपरा जो है उसका परिरक्षण करना है, उसको प्रिजर्व करना है। हमारे कंपोजिट कल्चर जो है उसको, उसका इंपॉर्टेंस देना है, उसको महत्व देना है, उसके महत्व को समझना है। ठीक है, तो जब समान भ्रातृत्व, अगला जो इसको सिक्स पॉइंट है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब समान भ्रातृत्व, कॉमन ब्रदरहुड की बात हुई है, जब सारे देश के लोग एक साथ आ रहे हैं, तो हमारा कल्चर जो है कंपोजिट कल्चर है ना। तो जब सारे देश के लोग देश की रक्षा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, तो हमारा कल्चर जो कंपोजिट कल्चर मतलब हो गया, ये कंपोजिट कल्चर जो हो गया, मतलब ये जो सामाजिक संस्कृति संस्कृति जो हमारा हो गया, उसकी, उसका हमें महत्व समझना है, उसका प्रिजर्व करना है उसको। ठीक है, जब कंपोजिट कल्चर के प्रिजर्वेशन की बात आई है, जब सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा जो है उसके महत्व को समझने और उसको परिरक्षण करने की बात आई है, तो अगली बात भी वही आ रही है कि मतलब जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसका भी परिरक्षण करना है, उसको भी प्रिजर्व करना है। तो मतलब प्राकृतिक पर्यावरण जो है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उसकी रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है। ठीक है, तो सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट ये जो है प्रिजर्वेशन से रिलेटेड आ गया कि मतलब कि अगर सामाजिक संस्कृति, सिक्स पॉइंट में तो ये कहता है कि सामाजिक संस्कृति का जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व को समझना है और उसको प्रिजर्व करना है। तो सेवंथ में उसी को थोड़ा इसको इन्हेंस किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसको, उसकी हमें रक्षा करनी है, उसका महत्व हमें समझना है। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमारा जो था, फोर्थ पॉइंट हमारा जो था वो था देश की रक्षा करनी है ना, देश की रक्षा करनी है। और जब भी कॉल किया जाएगा राष्ट्र के द्वारा, है ना, तो हमें तत्पर रहना है देश की रक्षा करने के लिए। तो फिफ्थ पॉइंट अगला क्या हो गया कि देश की रक्षा करनी है, तो कैसे हम लोग रक्षा करेंगे, तो देश की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम लोग कॉमन ब्रदरहुड शो करेंगे, मतलब समान भ्रातृत्व और समरसता का भाव शो करेंगे, मतलब सारे लोग जब एक साथ आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन ब्रदरहुड, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, है ना, ब्रदरहुड। उसके बाद अगला जो है, जब कॉमन ब्रदरहुड, जब सारे लोग एक साथ आएंगे, मतलब समान भ्रातृत्व की भावना का जब निर्माण होगा, तो हमारे पास कंपोजिट कल्चर डेवलप होगा, है ना। तो मतलब कंपोजिट कल्चर जो होगा उसकी हमें रक्षा करनी है ना। जब कंपोजिट कल्चर आ गया तो उसके अगला ही पॉइंट होगा, जब कंपोजिट कल्चर की रक्षा करनी है तो मतलब जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी भी रक्षा करनी है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका ये आता है कि जब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आजकल तो आप देख रहे हो कि प्राकृतिक जो पर्यावरण हमारा है बहुत खराब कंडीशन में है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना पड़ेगा, तभी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। तो मतलब इसका एट्थ पॉइंट ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के बाद जो अगला ड्यूटी हमारा एट्थ ड्यूटी जो है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। हम इसको ऐसे याद रख ही सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना है और सुधार की भावना का विकास करना है। सुधार की भावना मतलब इन द सेंस कि प्राकृतिक पर्यावरण की हमारा रक्षा करना है, तो कैसे रक्षा करेंगे, तो हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और सुधार की भावना होना चाहिए कि हर एक सिटीजन्स जो हैं उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हाँ प्राकृतिक पर्यावरण को अच्छे से रखना है। तो
हम लोग इस ढंग से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब 9th क्वेश्चन हमारा ये है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि टोटल जो 42nd अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था उसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, और 11वां जो था वो 86 2002 में जोड़ा गया था। तो 86 में तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 86 जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था उसमें ये बताया गया था कि 6 से 14 साल के जो आयु के बच्चे जो होंगे उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, और ये जो दायित्व जो ये जाता है ये माता पिता और अभिभावक का दायित्व होगा। ठीक है। तो हम 11वां तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, आयु वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है ना? ये माता-पिता का और अभिभावक का ये कर्तव्य रहेगा। तो 11th का ये हो गया। 10th में ये है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब 11वें में तो हम लोगों ने देख लिया कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, है ना? तो 10th में जो 42nd अमेंडमेंट का जो सबसे लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी था, तो इसमें ये बात की गई थी कि राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी एक ये हो गया कि ये तो नागरिकों का कर्तव्य है ना? तो नागरिकों का कर्तव्य पहले जब इंदिरा गांधी हैं तो उन्होंने पहले तो बहुत अच्छे-अच्छे कर्तव्य उनको नागरिकों को बता दिए कि हाँ, ये कर्तव्य आपको करना है। लेकिन लास्ट में कोई भी कर्तव्य रहेगा तो उसका तो यही पॉइंट होना चाहिए कि आपको अपने राष्ट्र जो है उसके प्रति वफादार रहना है, उसको नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। आपको सामूहिक या फिर व्यक्तिगत ऐसी कुछ गतिविधियाँ करनी, एक्टिविटी करनी है जिससे कि हमारा राष्ट्र जो है निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए। ठीक है। तो 10th जो पॉइंट है ये इसी से रिलेटेड है कि हमें जो है हम हमारे राष्ट्र को ऊंचाइयों पे लेके जाना है, चाहे वो इंडिविजुअल एक्टिविटी हो, चाहे वो कलेक्टिव एक्टिविटी हो, जैसे भी हो हमें अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। तो 10th हमें इस ढंग से ऐसे ही याद रखना चाहिए, ऐसे भी याद हो जाएगा कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। ठीक है। तो 10th हमारा ये हो गया। अब 9th जो है, 9th को हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि नई ऊंचाइयों पे तभी लेके जा सकते हैं जब हम अपनी सार्वजनिक संपत्ति को अच्छे से रखें, हिंसा से दूर रहें, है ना? तो 9th इसके पहले का पॉइंट ये होना चाहिए कि सार्वजनिक संपत्ति जो है, आप इस बात से भी याद रख सकते हैं कि 42nd जो अमेंडमेंट जो हुआ था उस समय इमरजेंसी के हालात थे। तो उस समय काफ़ी जो सार्वजनिक संपत्ति थी उनको काफ़ी डिस्ट्रॉय किया गया था और काफ़ी हिंसा हुई थी उस समय, है ना? तो आप इस बात से याद रख सकते हैं कि जब उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया होगा तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने की बात की गई होगी और हिंसा से दूर रहने की बात की गई होगी। तो 9th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। और एक ढंग तो ये भी मैंने बता दिया कि 10 जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पे ले जाने की बात की गई है, तो उसके जस्ट पहले का जो होना चाहिए वो हिंसा से दूर रहना है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, इस ढंग से बात की गई होगी। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये टोटल हो गए 11 फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि मूल कर्तव्य पर स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश है ना? तो मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जो जोड़ा गया था वो तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। एक्चुअली जो 42nd अमेंडमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे ही हुआ था, है ना? मतलब जो भी उसमें चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी उसकी सिफारिशों पे ही किया गया था, है ना? तो अब इसको हम देख लेते हैं कि 1976 में मूल कर्तव्यों की सिफारिश पहली बार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। आंतरिक आपातकाल के दौरान इसकी सर्वोत्तम आवश्यकता महसूस की गई। समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। ठीक है। तो 1975 से 77 में इमरजेंसी का हालात था उस समय, है ना? तो उसी समय ये मूल कर्तव्य की सिफारिश इस समिति द्वारा दी गई थी, है ना? और समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। नेक्स्ट इसका ये है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा, जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 51 क शामिल था, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 कर्तव्य शामिल है। वही बात की गई है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें उसके थ्रू हमारे संविधान में एक पार्ट जोड़ा गया और वो पार्ट था 4A, और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल था 51A। अब ये जो 51A है इसी में हम लोग का टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड है ना? मेंशन्ड है। अब 11 फंडामेंटल ड्यूटी में 10 फंडामेंटल ड्यूटी तो जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी उसी की सिफारिशों के बाद जोड़े गए थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटी 1976 में ही। और एक 11वां जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी था, एक फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा से रिलेटेड है, वो 2002 में जोड़ा गया था। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है। जो समिति जो थी क्या कहते हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उसने 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था, है ना? 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया था वो कौन-कौन सी थी? तो पहली सिफारिश ये थी कि मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना अथवा दंड। मतलब समिति ने ये रिकमेंड किया था कि अगर मूल कर्तव्य का पालन अगर नहीं किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा, तो उन पर जुर्माना अथवा दंड
लगाया जाए। ठीक है। दूसरा ये था कि इस तरह का दंड अथवा जुर्माना लगाने वाले किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। अब आप इस बात को ध्यान में आप रखना कि उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, तो इस तरह के थोड़े स्ट्रिक्ट लॉ तो रहने होंगे ही, है ना। और उस समय इमरजेंसी जैसे हालात भी थे, तो इस तरह का जो प्रोविज़न था संविधान में वो ला रही थी वो, जिसको कि बाद में स्वीकार भी नहीं किया गया, है ना। तो इसका यही है कि अगर कर्तव्य का पालन नहीं किया गया तो उसको जुर्माना अथवा दंड दिया दिया जाएगा। और ये जो जुर्माना और दंड जो लगेगा वो किसी भी न्यायालय में इसको इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है। और तीसरा ये था कि कर चुकाने का कर्तव्य नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, मतलब टैक्स जो भरने का जो कर्तव्य होगा वो नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा। ये भी इसमें सिफारिश किया गया था, हालांकि इन तीनों सिफारिशों को नहीं लागू किया गया था, नहीं शामिल किया गया है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 86 संविधान संशोधन 2002 जो हुआ वो मूल अधिकार 21 क में 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया। और 46वां संविधान संशोधन में ही 51 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य इसमें डाला गया। तो 86 संविधान संशोधन जो हुआ था उसी में दो प्रोविजन किए गए थे। एक था शिक्षा का अधिकार दिया गया 21A आर्टिकल में, आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया, है ना। और इसी में एक और ऐड किया गया 51A में, और इसमें एक मूल कर्तव्य इसको बना दिया गया कि अभिभावक जो है और जो गार्जियन है वो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको प्राथमिक शिक्षा देना उनका कर्तव्य होगा, है ना। तो संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ये जो है ये विदेशी नागरिकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो आपने इतनी सारी बातें देख ली, है ना, कि मूल कर्तव्य क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, पहले मूल कर्तव्य थे नहीं थे, और जो किस समिति के रिपोर्ट के आधार पे इसको संविधान में ऐड किया गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और कुछ कुछ मैंने ट्रिक्स पॉइंट बताए हैं अंदर में कि हाँ कैसे क्या याद रखना है, उसको अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ईजी पड़ जाएगा याद रखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम आपके लिए और अच्छा सच्चा कंटेंट लेकर आएँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।